तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नर्सिंग की कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन आप एग्जाम की कर रहे हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं लेकर के आता रहता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, आज के लेक्चर में मैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब माउथ टू एनस, जो पूरा का पूरा जो पाथवे है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो पाथ है, उसके बारे में इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं। तो पूरी कंप्लीट वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सीरीज ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस फूड, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो आसान भाषा में समझिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक कई सारे ऑर्गनों का मिलकर के एक समूह है। माउथ से लेकर के एनस तक के जितने भी ऑर्गन हैं, उन सभी से मिलकर के बनने वाला एक समूह है, एक सिस्टम है, जो हेल्प करता है हमारे शरीर में जो भी हम फूड एंटर कर रहे हैं, जो ओरल कैविटी के अंदर फूड एंटर कर रहे हैं या जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उस सब को प्रोसेस करना, उन उसमें से न्यूट्रिशन एलिमिनेट करना या एक्सट्रैक्ट करना, या हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो अपच भोजन है, जो पचने के बाद में बच गया है, शेष बच गया है, उसको शरीर से बाहर निकालना। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक ऐसा तंत्र है जिसको हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है भोजन को पचाना, साथ ही साथ भोजन में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं, उन सभी पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करना, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या भोजन में अवशोषण के पश्चात, अवशोषण के बाद जो भी सब्सटेंस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, पाचन तंत्र का काम है। तो आइए समझते हैं कि पाचन तंत्र के मेन फंक्शन या मेन कार्य क्या क्या हैं। तो इसका पहला काम होता है बेटा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। ये हम कह सकते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट इन फेजेस में होता है। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन समझो, आसान भाषा में इंजेशन का मतलब है ओरल कैविटी में फूड को इंट्रोड्यूस कराना ही, ओरल कैविटी में फूड को लेना ही इंजेशन कहलाता है। देन सेकंड प्रोसेस आती है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। उससे अगली प्रोसेस, जब भोजन का पाचन हो जाता है, तो पाचन के बाद में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है, जिसकी मदद से जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी ब्लड में, हमारे रक्त में मिल करके और पूरे शरीर के सभी अंगों तक बेटा ये पहुंचते हैं। ठीक है। और अगली प्रोसेस है, अगली प्रक्रिया है, जिसका नाम है एलिमिनेशन। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर द डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में बच गए, उन सभी को शरीर से बाहर निकालना, ये भी बेटा एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है, काम है। अब देखिए बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं। तो इसको बेटा दो तरह से डिवाइड किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल या जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, और दूसरा पार्ट है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी मुख से लेकर के गुदा तक, यानी माउथ से लेकर के एनस तक का जो कंप्लीट पाथ है, कंप्लीट जो रास्ता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। और दूसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे आज की लेक्चर में, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में। मतलब कुछ ऐसे अंग हैं जो इस एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनके बिना डाइजेशन भी बेटा पॉसिबल नहीं है। तो चलो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं पूरे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो आप देखो, सबसे पहले आता है बेटा माउथ। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है? माउथ। जो ये है, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। जब फूड ओरल कैविटी में एंटर किया, तो उसके बाद में फिर अगला ऑर्गन आता है बेटा फेरिंग्स। अगला ऑर्गन कौन सा आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आता है बेटा ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद में अगला क्या आता है? ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद में आता है बेटा स्टमक। इसके बाद में क्या आता है? ये स्टमक। स्टमक, ठीक है। स्टमक मतलब आमाशय, हिंदी में इसको आमाशय कहते हैं, और जनरली आम भाषा में इसको पेट बोला जाता है ना। यहीं पर फूड, यानी खाने के बाद में जो भोजन है वो यहीं पर जाता है, 3 से 4 घंटे यहाँ रहता है, यहीं पर डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होती है। ठीक है। उसके बाद में ये आप देख रहे हो कई सारी, यानी जो पिंक कलर से, लगभग पिंक कलर से जो आपको दिख रही होंगी ये, ठीक है, ये पीच कलर से जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, जो कि मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन भी बेटा दो तरीके के हमारे शरीर में, इंटेस्टाइन माने जो आते हैं वो दो तरीके के हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो ये हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन इसके आसपास
प्रेजेंट होती है बेटा, ये रही जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको एक ओवरव्यू एक पता चल गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ये भाग हैं, कौन कौन से पार्ट है। समझ में आ गई बात। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में बड़े ही आसान भाषा में समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं माउथ या ओरल कैविटी की। तो माउथ या ओरल कैविटी क्या है? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका सबसे पहला सबसे मुख्य भाग है। क्यों मुख्य भाग है? क्योंकि इसी भाग से, इसी पार्ट से सबसे पहली प्रक्रिया इंजेक्शन की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो भोजन है या फूड पार्टिकल है उसको हम एंटर करते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें लिप्स आते हैं बेटा, चीक्स आते हैं, टीथ आते हैं, टंग आते हैं और सलाइवरी ग्लैंड आते हैं। अब इनका क्या क्या रोल है? तो देखो लिप्स जो है, इन होठों का क्या काम है? इन होठों का काम है जो भोजन आप, जिस समय भोजन को आप चबा रहे होंगे, जिस समय आप भोजन को चबा रहे होंगे तो उस समय ये जो लिप्स हैं वो क्लोज रहते हैं, जिससे भोजन बाहर की तरफ ना निकले। अच्छा, उसके बाद में चीक्स, गाल 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 का भी क्या काम है? ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, या हम कहें पूरी ओरल कैविटी को कवर करने का ये काम कर रहे हैं, बाउंड्रीज हैं ये ओरल कैविटी की, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले टीथ की। तो टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ का काम क्या है? टीथ का काम है बेटा कट करना, टीयर करना, ग्राइंड करना, मतलब फूड को काटना, चीरना, फाड़ना और पीसना। ये किसका काम है? ये दांत का काम है। जब छोटे छोटे पार्टिकल में उस फूड को, उस भोजन को काटा जाएगा, जब तो हम उसको अंदर निगलेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन कहते हैं। मेस्टिकेशन माने क्या होता है बेटा? चबाना। मेस्टिकेशन जो प्रोसेस आपके सामने दिख रही होगी बेटा स्क्रीन पे, मेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? चबाना। मतलब दांत के द्वारा फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, पीसना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मेस्टिकेशन कहते हैं। बात आती है सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। तो हमारे शरीर में ओरल कैविटी के पास में ये लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। तीन तरह की होती हैं, इनके तीन नाम हैं। कौन कौन से? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। बेटा कितनी होती हैं? तीन होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। अब ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो ये प्रोड्यूस करती है बेटा सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम, जो हेल्प करता है बेटा स्टार्च के डाइजेशन में। याद रखना, ये यहाँ से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये यहाँ से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। स्टार बना लो बेटा इसको, इसको आप फटाफट से स्टार बना लो। क्या? सलाइवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा में छोड़ा जाता है, और इसका काम होता है स्टार्च, यानी जो आलू या चावल के अंदर जो बसा होता है, यानी जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है हिंदी में कहते हैं, तो उसको हम डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए ये सलाइवरी एमाइलेज काम में आता है, ठीक है। तो पहली बार फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, यदि आपके सामने बेटा क्वेश्चन आए, नोट कर लो फटाफट से, फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो आंसर आएगा माउथ या ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। और ये इस जो स्टार्च है ना, इसको ग्लाइकोजन में बेटा परिवर्तित किया जाता है, जिससे आगे ग्लूकोज के जो पूर्ति है या हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो हमें यहाँ से मिलेगी। उसके बाद में अगला ऑर्गन है बेटा टंग। टंग क्या करेगा? ये हेल्प करता है जब दांत भोजन को काट रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो उस समय मिक्स करने का काम, और उसके साथ साथ स्वेलोइंग यानी निगलने के लिए जो हेल्प करेगा वो टंग करेगी। समझ में आ गई बात। और एक इंपॉर्टेंट लाइन या नोट करके यहाँ पे आप लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? बोलस। बोलस, अब बोलस का मतलब क्या होता है बेटा? बोलस का मतलब होता है सलाइवा, सलाइवा मिक्स मिक्स्ड फूड। ऐसा भोजन जिसमें, ऐसा भोजन जिसमें सलाइवा मिल चुका हो, सलाइवा मिल गया हो, दांतों के द्वारा चबाया गया हो, जीभ के द्वारा उसमें लार मिलाई गई हो, उसको हम बोलस कहते हैं। वही बोलस आगे ईसोफेगस में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, उसके बाद फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में बेटा ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए और आपका ये स्टमक के अंदर एंटर करता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात आती है बेटा फेरिंग्स की, जो कि दूसरा ऑर्गन है। फेरिंग्स क्या है? इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है? मांसपेशियों की बनी हुई एक नलिकाकार संरचना है बेटा। क्या है? नलिकाकार संरचना है, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। इससे जस्ट पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसमें इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा कि जो एयर और फूड के लिए जो कॉमन पाथवे है वो क्या है बेटा? फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, यानी जब हम सांस लेते हैं तो एयर वहां से होकर के गुजरती है, और जब खाना खाते हैं तो वो भी वहीं से होकर गुजरता है, ठीक है। इट कनेक्ट द ओरल कैविटी टू ईसोफेगस। और फेरेंक्स का काम क्या है बेटा? ईसोफेगस और ओरल कैविटी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। उसका सबसे मुख्य काम है स्वेलोइंग, निगलने में हेल्प करता है। स्वेलोइंग या डिग्लूटिशन, निगलने में भोजन को हेल्प करता है। अब आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट ऑर्गन पे, जिसका नाम है ईसोफेगस।
ईसोफेगस क्या है? ये भी एक स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब है। स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी एक मस्कुलर ट्यूब है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसकी ईसोफेगस की लंबाई होती है और सिंपल ट्यूब जैसी संरचना है। कोई इसके अंदर स्पेशल और कोई काम नहीं है। इसका काम क्या है? फेरिंग्स से फूड को लेकर के और सीधा स्टमक तक पहुंचा देना, ठीक है। इसका काम क्या है? फेरिंग्स और स्टमक को आपस में कनेक्ट करना। जो भोजन आएगा तो उसको ये स्टमक तक पहुंचा देगी। और स्पेशल पॉइंट और है, इसका अगला स्पेशल पॉइंट क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड बाय द पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, जिसको हिंदी में क्रमा कुंचन गति कहते हैं। केंचुए जैसी गति होती है बेटा, ये केंचुए जैसी गति होती है। और ये जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट जो होते हैं, इन्हीं की मदद से जो भोजन है बेटा वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि किस मूवमेंट के द्वारा ईसोफेगस के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर फूड आगे की तरफ बढ़ता है। तो आंसर आएगा पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? जो हमें फूड को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। एंड इट्स लोअर एंड, अगर हम बात करें ईसोफेगस के लोअर एंड की, तो इट्स लोअर एंड द कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फूड इनटू द ईसोफेगस। होता क्या है बेटा? ईसोफेगस और स्टमक, स्टमक मतलब आमाशय, इस ईसोफेगस और स्टमक के बिल्कुल जहाँ पे जॉइनिंग हो रही है, जहाँ पे वो जुड़ रहे हैं, उस स्थान पर, उस जगह पर एक स्फिंक्टर या मांसपेशियों का बना हुआ एक बाल्व जैसी संरचना है, जो क्या करती है? पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर जो फूड है उसको बैक फ्लो नहीं होने देती। एक बार फूड यदि पेट के अंदर यानी ये स्टमक के अंदर चला गया तो उसको वो वापस नहीं होने देती है, ठीक है। किसकी मदद से? कार्डियक स्फिंक्टर की वजह से हो पा रहा है ये काम। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है स्टमक की। स्टमक क्या है? स्टमक एक मस्कुलर जे शेप ऑर्गन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टमक क्या है? एक मस्कुलर मतलब मांसपेशियों का बना हुआ, और इसकी शेप कैसी बेटा? जे शेप ऑर्गन है, याद रखिएगा, जे शेप ऑर्गन है, जो कि लोकेटेड होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के लेफ्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन के लेफ्ट पार्ट में। काम क्या है इसका? इट एक्ट एज टेम्परेरी स्टोरेज एंड मिक्सिंग चैम्बर ऑफ द फूड। मतलब इसका काम है फूड को टेम्परेरी स्टोर करना, यानी 2 से 4 घंटे के लिए जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में 2 से 4 घंटे के लिए स्टमक के अंदर, पेट के अंदर भोजन रहता है, जो आपको डायग्राम में नीचे दिख रहा होगा। जे की आकृति का होता है, ये मस्कुलर मांसपेशियों का बना हुआ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। वेयर केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन बिगिंस, यानी स्टमक एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी जगह है डाइजेस्टिव ट्रैक की, जहां पर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन बेटा पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स, स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं। समझना ध्यान से, स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सामने आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा वो काय का है बेटा? स्टमक का डायग्राम है। ये सामने आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो किसका डायग्राम है? स्टमक का डायग्राम है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन और इसकी शेप के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। और इसकी शेप क्या है बेटा? जे शेप। एक किस शेप का होता है? जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। और इट लाई बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ईसोफेगस, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का ये भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। पार्ट्स की बात करें तो इसके बेटा कितने पार्ट हैं? इसके 4 पार्ट होते हैं। एक कार्डिया, एक फंडस, एक बॉडी और एक पाइलोरस। पहले नाम याद करो, कार्डिया, दूसरा फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। समझो एक एक के पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट जो है, देखो ये रहा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा कार्डिया। उसके बाद में ये डोम शेप का जो पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, उसको हम बोलते हैं फंडस। उसके बाद में ये जो लार्ज पार्ट है इसको बोला जाता है बॉडी। और उसके बाद में जो लास्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा पाइलोरस। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पाइलोरस, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, पाइलोरस एंट्रम और पाइलोरस कैनाल। समझ में आ गई बात? ये हमने डायग्राम के थ्रू स्टमक को थोड़ा सा समझ लिया। अब पढ़ते हैं, दोबारा से चलते हैं वहीं। तो कार्डियक जो पार्ट है, एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम द ईसोफेगस, ये वही पार्ट होता है जहां पर ईसोफेगस बेटा जुड़ी हुई होती है। कार्डियक पार्ट वो पार्ट है जहां पर ईसोफेगस जुड़ी हुई है, जहां पर फूड की एंट्री होती है। फंडस पार्ट कौन सा है? डोम शेप पार्ट होता है बेटा। डोम शेप पार्ट होता है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड और गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। बात आती है बॉडी की, तो बॉडी पोर्शन जो है मेन सेंट्रल पोर्शन है, लार्ज पोर्शन है, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को बेटा सीक्रेट करता है। ये मेन मुख्य पार्ट होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस को बेटा सीक्रेट करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है पाइलोरस, जो कि लोअर पोर्शन है, ध्यान रखना।
लोअर पोर्शन है और ये क्या करता है, ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है। ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, सी शेप का होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर कुछ स्पिंक्टर है, इसमें दो स्पिंक्टर होते हैं बेटा स्टमक के पास में, एक कार्डियक स्पिंक्टर और एक पाइलोरिक स्पिंक्टर। कार्डियक पार्ट में एक जो स्पिंक्टर होता है वो बैक फ्लो को रोकता है इसोफेगस के अंदर, और जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है वो रेगुलेट करता है फूड पैसेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आसानी से चला जाए स्टमक से, लेकिन कभी बैक फ्लो ना हो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से पीछे की तरफ बैक फ्लो ना हो, स्टमक के अंदर दोबारा से फूड ना आए, तो उसके लिए ये पाइलोरिक स्पिंक्टर है वो पाइलोरिक पार्ट पर लगा हुआ होता है। समझ में आ गई बात। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसकी लेयर की बात करें तो स्टमक जो है वो 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो म्यूकोसा जो लेयर होती है वो क्या करती है बेटा, ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, ध्यान रखना, जिसमें एचसीएल, पेप्सिनोजन और म्यूकोस होता है, जो हेल्प करता है भोजन को पचाने में, ठीक है। सब म्यूकोसा जो होती है उसमें ब्लड वेसल और नर्व वेसल प्रेजेंट होती है बेटा। मस्कुलरिस जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल की बनी हुई है, जो कि चर्निंग ऑफ फूड, यानी पेट के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से फूड को ग्राइंड किया जाता है, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में और तोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसे चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। तो वो चर्निंग ऑफ मूवमेंट जो होते हैं वो मस्कुलरिस लेयर के कारण होते हैं। और एक लेयर है बेटा सिरोसा, जो कि सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो हम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो म्यूकोसा है। फिर दूसरे नंबर पे अंदर से बाहर की तरफ जब हम चल रहे हैं तो सम्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, और सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो स्टमक के फंक्शंस क्या क्या है, पहला स्टोरेज, दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन, तीसरा है केमिकल डाइजेशन, चौथा है सीक्रेशन और पांचवा है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। अब समझो एक एक के बारे में। स्टोरेज का मतलब ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है कुछ समय के लिए, इसलिए इसका काम स्टोरेज का हो गया। दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि इसमें चर्निंग मूवमेंट होते हैं बेटा, चर्निंग मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो चर्निंग मूवमेंट की वजह से सेमी लिक्विड मास ऑफ काइम, मतलब इसमें एक फूड का पार्ट जो है, जब बोलस के अंदर, मैंने आपको क्या बताया, जब फूड के अंदर, भोजन के अंदर जब सलाइवा मिल जाता है तो वो बोलस बनता है, लेकिन जब डाइजेस्टिव जूस, जो गैस्ट्रिक जूस है, जो पेट से निकलने वाले जो जूसेस हैं, जब वो मिल जाएं तो वो कायम बनता है बेटा। वो क्या कम बनता है, कायम। जो कायम बना स्टमक के अंदर, जो कायम बना जो कि एसिडिक होता है, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन के बाद ही बनता है। तो ये स्टमक की प्रॉपर्टी है। अगला है केमिकल डाइजेशन, क्योंकि स्टमक के अंदर एचसीएल निकलता है, तो एचसीएल छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को पचाता है। उसके साथ साथ कुछ पेप्सिन या अदर एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ अदर केमिकल्स एंजाइम हैं जो हेल्प करते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने में, इसलिए स्टमक का एक काम केमिकल डाइजेशन भी है, ठीक है। और याद रखना कि जो पेप्सिन है वो डाइजेशन करता है बेटा किसका, प्रोटीन्स का, याद रखना। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और एचसीएल बैक्टीरिया को किल करेगा और पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। जब तक एचसीएल नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। फिर एक फंक्शन इसका सीक्रेशन है। सीक्रेशन मतलब स्रावित करना। तो क्या स्रावित करता है, ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है और म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है बेटा। जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को, दीवारों को। नेक्स्ट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, तो कुछ चीजों का लिमिटेड एब्जॉर्प्शन भी करता है ये फूड में से, जैसे वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, और कुछ दवाइयां हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनको स्टमक डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही मुख्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज द लार्ज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, याद रखना। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लंबा हिस्सा होता है, 6 मीटर का होता है ये, लगभग लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर की होती है। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन लंबाई बहुत है इसकी, 6 मीटर है। इट कनेक्ट स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखने वाला है वो क्या है, ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, इट इज द साइट फॉर डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। और ये बड़ी ही मुख्य साइट है बेटा, यहाँ पर डाइजेशन भी होता है, और डाइजेशन के साथ साथ जो न्यूट्रिशन है उनको भी एब्जॉर्ब किया जाता है। सामने आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये जो पोर्शन है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ढका हुआ है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट और इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें इसके डिवीजन की, तो इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम। ड्यूडेनम जो कि सबसे पहला हिस्सा होता है, सबसे पहला पार्ट होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये सी शेप का होता है और फर्स्ट पार्ट है। सी शेप का होता है, फर्स्ट पार्ट है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट याद रखो।
हमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे पास पॉइंट क्लियर होंगे तो आप उसको आराम से आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला अगला काम, इट रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास। और ये क्या करता है, बाइल जूस को बेटा लिवर से, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिसीव करता है, साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियास से भी ये रिसीव करने का काम करता है, जो हेल्प करेंगे आगे चल के डाइजेशन में, ठीक है। और बात आती है केमिकल डाइजेशन बिगिंस हेयर। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। अब बात आती है जुजनम की। तो जुजनम जो है लगभग 2.5 मीटर इसकी लंबाई होती है बेटा, और ये मिडिल पार्ट होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, जुजिनम के अंदर होता है, हमेशा याद रखना। बात आती है थर्ड ऑर्गन की, सॉरी थर्ड पार्ट की, इसका नाम है इलियम, जो कि 3 मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। ये लास्ट पार्ट होता है, और ये एब्जॉर्ब करता है फैट को, विटामिन को, बाइल सॉल्ट को, और रिमेनिंग न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, उन सबको ये लास्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मुख्य काम, न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और इसका जो एंड होता है, मतलब जहाँ पर इलियम एंड होता है, तो वहाँ पर एक वाल्व होता है जिसका नाम है इलियोसिकल वाल्व, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का भाग है, ठीक है। इलियोसिकल वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या है इलियोसिकल जंक्शन। और इलियोसिकल जंक्शन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। यहाँ पर ही बेटा क्या प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, फिंगर शेप का होता है, ठीक है, फिंगर लाइक होता है अपेंडिक्स। और इसी के अंदर एक मैं आपको क्लिनिकल कोरिलेशन बताऊं तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मतलब अगर किसी पेशेंट के अपेंडिक्स में यदि कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस का जो पेन होगा वो इलियोसिकल जंक्शन पे होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ वॉल की लेयर्स हैं, म्यूकोसा और विलाई हैं। तो वॉल की लेयर कौन कौन सी हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। ये तो उसकी हो गई इसके लेयर के नाम। अब म्यूकोसा इंपॉर्टेंट है। म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा जो होती है ना बेटा, इसकी म्यूकोसा स्पेशल है। उस पर विलाई नाम की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, विलाई नाम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या उभार होते हैं। और माइक्रोबिलाई नाम की ब्रुश बॉर्डर होते हैं, जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि जनरली मोस्टली सबसे मुख्य काम जो कि एब्जॉर्प्शन का होता है वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ईश्वर ने हमें क्या व्यवस्था दी है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, उसको करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या और माइक्रोविलाई हमें दी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो सके, चल सके। समझ गए, क्लियर हो गया। इसीलिए म्यूकोसा जो लेयर है वो इंपॉर्टेंट है। म्यूकोसा लेयर के पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं फॉर दी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए। बात आती है विलाई की। तो विलाई क्या है बेटा, इट कंटेन ब्लड कैपिलरीज, एब्जॉर्ब द कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड लैक्टेल्स, मतलब एब्जॉर्ब फैट। क्योंकि ये जो बिलाई होती हैं वो लगभग किस तरीके की होती हैं, जैसे हमारी म्यूकोसा हो गई तो म्यूकोसा की ये बिलाई होती है ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और इनमें होती है बेटा ब्लड सप्लाई, इनमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई, इनमें होती है ब्लड सप्लाई। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जब भी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उन सबका एब्जॉर्प्शन होकर डायरेक्टली वो कहाँ पे मिल जाता है बेटा, ब्लड में मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ही तो है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, क्या है ये, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर हो गया। चलिए अब बात आते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है इसका डाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन और फैट का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीटली यहाँ पे होता है, इसलिए इसका पहला फंक्शन डाइजेशन है। दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन फंक्शन हो गया। और ट्रांसपोर्टरी फंक्शन कैसे है कि स्टमक से कायम को लेकर के और सीधा सीधा लार्ज इंटेस्टाइन तक छोड़ती है पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट के द्वारा। चलिए अगला ऑर्गन जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत इसको बोला जाता है। और नाम ही इसका बड़ा है लेकिन लंबाई इसकी छोटी है, डायमीटर इसका बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। दिमाग में सवाल आ रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला जाता है और लार्ज को लार्ज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके डायमीटर की वजह से। समझ में आ गई बात। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है, इसलिए उसको छोटा या
स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको हम कोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन पार्ट है वो कोलन ही होता है, ठीक है। और इट इज द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे आखिरी हिस्सा है, सबसे फाइनल पार्ट है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और शॉर्टर बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉइंट भी देखो यहाँ पे लिखा आ गया कि ये जो होता है वो वाइड होता है, इसकी जो ल्यूमेन की चौड़ाई है वो ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। मेन फंक्शन समझो, इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसेस। इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर और इलेक्ट्रो न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे नहीं होगा एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ फीसेस का फॉर्मेशन और स्टोरेज, फीसेस को स्टोर करना, और फीसेस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, फीसेस का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर से पर डे आप शरीर से बाहर निकालते हो एनस के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो सामने ये आपकी डायग्राम जो दिख रहा है बेटा वो काय का है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसमें आप देखो गौर से, जो मैं भी बात कर रहा था इलियोसिकल जंक्शन की वो ये रही, और जिस अपेंडिक्स की बात कर रहा था वो ये रही, ठीक है। और यहाँ पर इसके पार्ट कौन कौन से, इलियम, ठीक है, सीकम, सबसे पहला पार्ट सीकम, ठीक है, सीकम, उसके बाद में कोलन, और फिर रेक्टम, ठीक है। सीकम, कोलन और रेक्टम, इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं आगे पढ़ेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सामने डायग्राम को अपने दिमाग में सेट कर लो और बना लो कॉपी में। अब देखते हैं इसके पार्ट्स या डिवीजन की। तो इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके कितने पार्ट है बेटा, 3 पार्ट है वैसे तो, पर लेकिन चौथा एनल कैनाल बोल रहे हैं। 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सीकम जो होता है वो फर्स्ट पार्ट है, पाउच जैसी संरचना है जो रिसीव करता है कायम को फ्रॉम द इलियम विया इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व के खुलते ही ये कायम को रिसीव करता है। बात आती है कोलन की, तो कोलन क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, लार्ज पार्ट है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलन होता है। तो इसके 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। असेंडिंग कोलन कौन सा पार्ट है, जैसे अभी आपने अगर गौर से देखा हो तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से ऐसी तो जा रही है। तो देखो असेंडिंग को ये जो असेंडिंग कोलन है वो कौन सा है, जो ऊपर की तरफ गति हो रही है, दैट इज असेंडिंग, मूव अपवर्ड एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट साइड में ऊपर की तरफ जो गति करने वाला पार्ट है, या ऊपर की तरफ जो उपस्थित पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, असेंडिंग कोलन। उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स कोलन, मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो पार्ट है, जो लेफ्ट साइड की तरफ पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद में जो नीचे की तरफ जो पार्ट है, नीचे की तरफ जो मूव डाउनवर्ड, ऐसा पार्ट जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ गति कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और जो एस की आकृति का, एस शेप का जो कर्वेचर इधर बनना है, ये जो एस की आकृति का जो कर्वेचर बनना है उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन, जो डायरेक्टली रेक्टम में खुलता है। ये कौन सा है बेटा, सिग्मोइड कोलन, जो कि डायरेक्टली रेक्टम में खुलता है। अगला पार्ट है रेक्टम। ये रेक्टम क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फीसेस यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है फीसेस, वो टेम्परेली इकट्ठा होता है, समय समय पर हम इसको शरीर से बाहर करते रहते हैं। उसके बाद में आता है एनल कैनाल। तो एनल कैनाल क्या है, टर्मिनल पार्ट होता है एंड कंट्रोल बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर फॉर डिफिकेशन। एनल कैनाल क्या होता है, ये एक टर्मिनल माने लास्ट पार्ट है, और रेक्टम को खाली करने के लिए, डिफिकेशन प्रोसेस को कराने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल 2 स्फिंक्टर होते हैं जिनकी मदद से हम अपने फीसेस को निकलने से रोक सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन, जब डिफिकेशन के समय जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फीसेस है वो बाहर निकल जाता है, ये वाल्व खुल जाते हैं और आसानी से जो फीसेस है वो शरीर से बाहर चला जाता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार है उन पर बिलाई प्रेजेंट होती है बेटा, बिलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन की से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, है ना, लगभग सेम उसी की तरह ही होती हैं, है ना। अब बात करें गॉबलेट सेल की। तो गॉबलेट सेल क्या होती है, गॉबलेट सेल स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होती है, इट्स सीक्रेट म्यूकस टू इजी फीकल पैसेज। यानी होता क्या है, गॉबलेट सेल स्पेशल सेल होती हैं जो यहाँ पर मुख्यतः प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, जो फीकल पैसेज है या फीकल मैटर को थोड़ा सा चिकना करना, यानी उसमें म्यूकस सीक्रेट करवाना। म्यूकस मिलेगा तो क्या होगा, वो आसानी से इजीली शरीर से बाहर की तरफ आगे जाएगा, गति करेगा और शरीर से बाहर आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, एक करेक्शन है यहाँ पे, क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल पर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह विलाई नहीं होती है, ठीक है।
अच्छा, एक स्ट्रक्चर है होस्ट्रा। होस्ट्रा जो स्ट्रक्चर है, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि सर्कुलर मसल बैंड्स होते हैं, जो कहाँ पे बनते हैं बेटा? जो होस्ट्रा स्ट्रक्चर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होते हैं। सैक लाक पाउच होते हैं, ये हेल्प करते हैं बेटा फूड को आगे बढ़ाने में और उसके साथ-साथ एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीटली होता है। समझ में आ गई बात? चलिए उसके बाद में बात करते हैं फंक्शंस की। तो इसके पहला फंक्शन है वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने आपको बताया, जिसकी मदद से हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उससे बचाव करता है। अगला फीसेस का फॉर्मेशन, तो फीसेस को फॉर्मेट करता है, क्योंकि उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब निकल चुके हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइट ये एब्जॉर्ब करके जो बचा हुआ शेष भाग है उसको ये फीसेस के रूप में बना देता है। उसके साथ साथ स्टोरेज और एलिमिनेशन का भी काम है, मतलब ये क्या करेगा, फीसेस को टेम्परेरी या कुछ समय के लिए स्टोर करेगा और समय समय पर वॉलेंट्री डिफिकेशन के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। देन उसके बाद में बैक्टीरियल एक्टिविटी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको आप अंडरलाइन कर लो या स्टार बना के लिख लो, क्या कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर विटामिन के और विटामिन बी का सिंथेसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इकोलाई नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी मदद से। तो हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंप्लीटली हमने स्टडी कर लिया, पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं उसके असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होते, उसमें फॉर्मेशन नहीं करते, उसमें ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, जो कि सामने लिखा हुआ है, द असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन डू नॉट पार्ट या फॉर्म पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं बनाते, बट आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन, लेकिन ये डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। ते सीक्रेट, अब ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं? तो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस सीक्रेट करते हैं और कुछ अदर सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो एक बार इनको इनको एक बार से फटाफट से इनको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो लिवर की अगर हम बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में बहुत समराइज मैं आपको इस समय इन असेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इससे के लिए जो डिटेल वीडियोस हैं, इसके लिए जो डिटेल लेक्चर है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम की वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम समरी के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। तो लिवर की बात करें तो ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है शरीर में। लोकेशन इसकी है राइट अपर एब्डोमेन अंडर द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे और राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में। फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोड्यूस बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। दूसरा इसका फंक्शन है डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारे शरीर में हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे एल्कोहल हैं, ड्रग्स हैं, तो उन सभी को ये क्या करेगा? डिटॉक्सीफाई करेगा, शरीर से बाहर निकलवाएगा। देन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तीसरा फंक्शन क्या है इसका? ग्लाइकोजन को स्टोर करना, जिससे इन फ्यूचर हमें ग्लूकोज मिलेगा, और फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको भी ये स्टोर करने का काम करता है। चौथा काम क्या है इसका? चौथा फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, है ना, फिब्रिनोजन, इन सभी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना भी लिवर का काम है। अगर ये प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं होंगी, फिब्रिनोजन नहीं होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी पॉसिबल। अगर एल्ब्यूमिन ही नहीं होगी तो बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और अगर ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन नहीं होगी, तो ग्लोबुलिन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी मिल रही है हमें, जो इम्यूनिटी की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तीनों ही जो प्लाज्मा प्रोटीन है बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है और उनको लिवर सीक्रेट करता है। इसीलिए एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करो, इट इज़ द बिज़ीएस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बिज़ी ऑर्गन कोई है तो वो क्या है? लिवर है। यहाँ पर मैं कुछ क्लिनिकल नोट आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है हेपेटाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस, हेपा जो वर्ड है वो लिवर के लिए यूज करते हैं, यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो हेपेटाइटिस वर्ड, ठीक है। जोंडिस, जोंडिस मतलब पीलिया होता है, तो जोंडिस का मतलब पीलिया है, वो भी लिवर की डिस्फंक्शन की वजह से होता है, जब बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन ब्लड में होने लगता है तब। समझ गए? चलिए उसके बाद में बात आती है सेकंड जो ऑर्गन है, असेसरी ऑर्गन, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसको पित्त की थैली के नाम से भी हम जानते हैं, ये एक स्मॉल पियर शेप सैक यानी थैलीनुमा संरचना होती है, जो लिवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। स्मॉल, छोटा, स्पीयर शेप मतलब उल्टी नाशपाती की आकृति की इसकी शेप होती है, लिवर के नीचे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका? ये स्टोर करेगा बाइल जूस को और कंसंट्रेट भी करता है, स्टोर और कंसंट्रेशन का काम होता है इसका। और जब जरूरत पड़ती है, जब भोजन को पचाने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया डुडेनम के अंदर, डुडेनम रिसीव करता है बाइल जूस को, तो उस समय बाइल डक्ट के द्वारा
इस बाइल जूस को छोड़ा जाता है और वो ड्यूोडेनम पे पहुंचता है और वहां पर फूड में उपस्थित, भोजन में उपस्थित जितना भी फैट है उसको इमल्सिफाई करने का काम करता है। अब यहीं पर क्लिनिकल नोट समझो। गॉल स्टोन जो कि बहुत ही कॉमन है, मोस्टली पेशेंटों में देखी जाती है कि एक समय के बाद में गॉल स्टोन बन सकती हैं या बन जाती हैं। तो ये गॉल स्टोन क्या करती हैं, जो बाइल जूस के फ्लो को रोक देती हैं। जब वो ये ब्लॉक कर देती हैं तो जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, पेन होता है और पीलिया पेशेंट में यानी जॉन्डिस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ये क्लिनिकल नोट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बात आती है बेटा पेनक्रियास की। अगला ऑर्गन है पेनक्रियास, जिसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है हमारे शरीर में। एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव फंक्शन की तरह काम करेगा, एंडोक्राइन हार्मोनल फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। एंडोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट नहीं होती है, एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट होती है। तो डक्ट के द्वारा ये बाइल जूस को छोड़ता है ड्यूोडेनम के अंदर। इसी वजह से इसको, सॉरी, पेनक्रियाटिक जूस को छोड़ता है, बाइल जूस को नहीं, पेनक्रियाटिक जूस को छोड़ता है, इसीलिए ये एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स निकालता है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, एल्फा, हाँ, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल होती हैं पेनक्रियास, आइसलेट्स ऑफ पेनक्रियास नाम से, जो कि इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती हैं, है ना, एल्फा और बीटा सेल जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का बेटा ये सीक्रेट करती हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन है इसकी पोस्टीरियर टू द स्टमक। इसकी लोकेशन क्या होती है? पोस्टीरियर टू द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे और नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है एक्सोक्राइन फंक्शन की। तो इसके एक्सोक्राइन फंक्शन के तहत ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसमें एमाइलेज, लाइफेज और ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं। एमाइलेज क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, लाइफेज फैट को डाइजेस्ट करेगा और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। अब बात आती है एंडोक्राइन फंक्शन की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कुछ क्लिनिकल नोट्स हैं, जैसे कि पेनक्रेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मतलब टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम शुगर कहते हैं, वो भी इसी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बेटा? इसी पेनक्रियास की गड़बड़ी की वजह से होती है। जब अल्फा बीटा सेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, वहाँ पर अल्फा जो बीटा सेल हैं, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट करती हैं, यदि वो डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए, या इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन ना कर पाए ब्लड शुगर का, तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन है, उनको समझते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या है? डैमेज ऑफ स्टमक लाइनिंग ड्यू टू द एक्सेसिव एसिड। मतलब देखिए, पेप्टिक अल्सर का सीधा सीधा मैं मतलब आपको बताऊं, यदि किसी पेशेंट में 3 जगह अल्सर हो जाए, स्टमक में, ईसोफेगस में और ड्यूोडेनम में। अगर स्टमक में हो गया गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेगस में हो गया ईसोफेजियल अल्सर, और तीसरा ड्यूोडेनम में ड्यूोडेनल अल्सर। तो जब ये तीनों कंबाइंड अल्सर आपको हो जाएं तो उसको हम पेप्टिक अल्सर नाम देंगे। अगला है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन caused by the bile pigment accumulation। जब किसी व्यक्ति की स्किन में बाइल जूस से होने निकलने वाले जो बाइल पिगमेंट है वो एक्यूमुलेट हो जाए, ज्यादा इकट्ठे हो जाए, तो उसकी जो स्किन का कलर है वो येलोइश हो जाता है। उस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। एक कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? स्लो मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। जब आंतों की गति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा फीसिस है वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। जब प्रॉपर आगे नहीं बढ़ेगा तो वो वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उस कंडीशन को, जैसे आसान भाषा में पेट साफ न होना कहते हैं। उसके अलावा आता है डायरिया। डायरिया का मतलब उल्टा हो गया। कॉन्स्टिपेशन में आंतों के मूवमेंट रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, और डायरिया में इतने ज्यादा तेज हो जाते हैं कि जो भी आप खाते हो वो तुरंत की तुरंत आपका निकलता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब बात करते हैं समरी की। एक समरी की तरह मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कैसे कैसे है। तो माउथ से शुरुआत होती है, एनस तक होती है। तो कैसे कैसे है बेटा? माउथ, माउथ से फेरिंग्स, तो आज की लेक्चर में हमने यही तो पढ़ा। माउथ, माउथ के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक आता है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक का पूरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, या जिसको हम फूड ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और कुछ असेसरी ऑर्गन थे, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। तो ऑल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट वेस्ट। तो जितने भी मैंने आपको ऑर्गन बताए, माउथ से लेकर के एनस तक,
इंक्लूडिंग लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। ये सभी हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं और एलिमिनेट कराने में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने पढ़ा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस जो स्टूडेंट सच में मेहनत कर रहे हैं, सच में तैयारी कर रहे हैं, जो सच में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में अपनी बेटा जॉब कर रहे हैं या उसके साथ-साथ अपनी कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं या घर पे ही बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर्स इस समय में दे रहा हूँ आपको। और आगे अभी तक हमने 3 से 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं। आगे आपको कंप्लीट यानी सेल से लेकर के नर्वस सिस्टम की पूरी कंप्लीट सीरीज मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ सभी स्टूडेंट को, जितने भी आपके टच में बेटा स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं या एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को बेटा पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस लेक्चर की जो वीडियो लिंक है, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं बेटा, इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे आपको मिलेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।